Hello everyone. Let's start with few questions which are there in your workbook. अगर पर्टिकुलरली IRD जो है दैट इज़ इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस मुझे मिले. मुझे लगे कि ये क्वेश्चंस मस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर स्टडी मटेरियल, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे वर्थ डिस्कसिंग है. सो लेट्स स्टार्ट. वैसे तो मैं सारे ही क्वेश्चन कवर करूँगी. चैप्टर नंबर 1 में जो क्वेश्चन 5 आ रहे हैं, विल स्टार्ट विद दैट. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हायर क्रेडिट रिस्क. तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स दिए हैं, AAA एंड BBB एंड ऑल ऑफ देम हैव द सेम क्रेडिट रिस्क. जब भी बॉन्ड का रेटिंग होता है, जैसे AAA है तो सेफेस्ट बॉन्ड माना जाता है. फिर बॉन्ड रेटेड अगर A है तो AAA, फिर AA, फिर A. और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से BBB जो है ये रिलेटिवली जो है ज़्यादा रिस्की हो सकता है एज़ कम्पेयर टू A, AA एंड AAA. तो बॉन्ड रेटेड BBB जो है ये हायर क्रेडिट रिस्क जो है वो पजेस करता है, या हायर क्रेडिट रिस्क जो है वो कैरी करता है. नेक्स्ट, क्रेडिट स्प्रेड इज़ अ प्राइस ऑफ. क्रेडिट स्प्रेड की यहाँ पे बात हो रही है. क्रेडिट रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, प्राइस रिस्क, ऑल ऑफ द अबव. पहले तो ये देखते हैं कि क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है. तो ये एक एक्स्ट्रा यील्ड या एक्स्ट्रा रिटर्न है जो इन्वेस्टर डिमांड करता है फॉर होल्डिंग अ रिस्की बॉन्ड, मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड. जब भी हम कोई एक कॉर्पोरेट बॉन्ड होल्ड करते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू रिस्क फ्री बॉन्ड दैट इज़ गवर्नमेंट बॉन्ड. जो ये एक्स्ट्रा आपको यील्ड या रिटर्न मिल रहा है, से फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट बॉन्ड के ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है से 7.5%, और एक गवर्नमेंट बॉन्ड है इसके ऊपर आपको जो यील्ड मिल रहा है ये है से 6%. तो ये जो 1.5% का जो डिफरेंस है, 7.5 माइनस 6, ये जो हो गया ये हो गया आपका क्रेडिट स्प्रेड. और ये आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करके कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो. इसको आपको कॉम्पनसेट किया जा रहा है. और ये कॉम्पनसेशन किसके लिए दिया जा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो रहते हैं फ्रॉम द क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू, क्रेडिट मतलब डिफ़ॉल्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ये सेफ़ है. मतलब गवर्नमेंट जो है डेफिनेटली कैन प्रिंट मनी एंड कैन रिफंड यू योर पेमेंट, मतलब जो भी आपका प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट है इसका पेमेंट जो आपको कर सकती है. लेकिन अगर कॉर्पोरेट में कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो जाता है, मतलब कोई कंपनी में अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे आपके पैसे डूबने के भी चांसेस होते हैं. और उसको ही कॉम्पनसेट करने का काम जो है पर्टिकुलरली हायर यील्ड करता है. मतलब आपको ज़्यादा पैसे या इंटरेस्ट देते हुए जो है कंपनी आपके पास से पैसे लेती है उधार पे. तो ये जो एक्स्ट्रा यील्ड है वो कॉम्पनसेट करता है द इन्वेस्टर्स फॉर पॉसिबिलिटी दैट द बोरोवर मे डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट, दैट इज़ क्रेडिट रिस्क. तो डिफ़ॉल्ट पेमेंट का जो होता है इसी को हम लोग डिफ़ॉल्ट रिस्क या क्रेडिट रिस्क कहते हैं. नेक्स्ट, if the long term rate is 10% and the short term rate is 8%, the shape of the term structure of rate. यहाँ पे तो बहुत सिंपल है कि शॉर्ट टर्म में जो है वो 8% का है. तो शॉर्ट टर्म आपका हो गया तो शॉर्ट टर्म में जो रेट है वो 8% है, और लॉन्ग टर्म में जो है ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आप जब भी कोई पैसा होल्ड करके रखते हो तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा होने की वजह से यू एक्सपेक्ट रिटर्न ऑल्सो एक्स्ट्रा. तो ये एक नॉर्मल या पॉजिटिव जो है ये कर्व स्ट्रक्चर या टर्म स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे दिखता है. नेक्स्ट, इफ़ द लॉन्ग टर्म रेट इज़ 10% एंड द शॉर्ट टर्म रेट इज़ 8%. लॉन्ग टर्म का जो इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड के ऊपर 10% मिल रहा है और शॉर्ट टर्म में 8% मिल रहा है. द शेप ऑफ द टर्म स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो टर्म स्ट्रक्चर है उसका शेप आपको कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल या बहुत ही कॉमन टाइप का ये टर्म स्ट्रक्चर होगा. बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट टर्म में जो आपके रिटर्न होते हैं वो सर्टन होते हैं. मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ये फ्लक्चुएशन आने के चांसेस नहीं रहते, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म के लिए आपका पैसा होल्ड रहता है. तो ये 8% होना और लॉन्ग टर्म में 8% से ज़्यादा मिलना, ये काफ़ी रेगुलर या पॉजिटिव चीज़ है, काफ़ी नॉर्मल चीज़ है. तो इसके लिए जो टर्म स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे जो है आपको
नॉर्मल दिखाई देगा या पॉजिटिव दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस कम आते हैं, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में आप जब ये होल्ड करके रखते हैं तो अनसर्टनटी इसके साथ जुड़ी हुई रहती है कि लॉन्ग टर्म में मतलब 10 साल के लिए अगर बॉन्ड है या 12 साल का अगर बॉन्ड है तो यहाँ पे कितने तो इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, और इस सबको एब्जॉर्ब करने के लिए ही यहाँ पे लॉन्ग टर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको शॉर्ट टर्म के कंपेयर में ज़्यादा मिलता है। एक काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है, इसके लिए आपको जो लॉन्ग टर्म का मतलब जो शेप ऑफ द टर्म में दिखता है वो भी काफ़ी नॉर्मल या पॉजिटिव दिखता है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और पर्टिकुलरली क्या होता है कि अक्रूड इंटरेस्ट जो रहता है इसका मतलब है इंटरेस्ट जो एक्यूमुलेट हुआ है ऑन दी कूपन पेइंग बॉन्ड। तो जो ज़ीरो कूपन बॉन्ड होता है यहाँ पे कोई भी कूपन पे नहीं किया जाता है, लेकिन अगर सपोज़ आप एक कूपन बॉन्ड की बात करें, ओके, तो कूपन बॉन्ड में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद मे बी ईयरली बेसिस के ऊपर आपको इंटरेस्ट जो है ये पे किया जाएगा। अभी ये जो पे किया जाता है इंटरेस्ट, ये लास्ट कूपन पेमेंट से लेके अगले कूपन पेमेंट तक जो रहता है वो पे करने का बाकी होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने 10% का एक कूपन पेइंग बॉन्ड है और उसकी फेस वैल्यू से ₹1000 है, तो यहाँ पे जो है इंटरेस्ट है सेमी एनुअली या एनुअली पे किया जाता है, मतलब आपको ₹100 का जो है वो इंटरेस्ट पे किया जाएगा। अभी इंटरेस्ट कभी पे किया जाएगा, से जनवरी में आपको पे किया जाएगा। तो अगर सपोज़ आप यहाँ पे मतलब कोई एक है जो अगर एक सेलर उसको सेल करना चाहता है और वो सेल करना चाहता है इन द मंथ ऑफ जून, तो यहाँ पे कितना अक्रूड इंटरेस्ट बाकी रहेगा जो बायर को पे करना पड़ेगा। तो अक्रूड इंटरेस्ट 6 मंथ्स का रहेगा, क्योंकि जनवरी से लेके जून तक का जो भी इंटरेस्ट वो सेलर को मिलना चाहिए वो तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि तब तक उसने जो ये बॉन्ड है वो होल्ड करके रखे थे। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज अप्लीकेबल टू कूपन पेइंग बॉन्ड। ज़ीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर कोई भी अक्रूड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रहता ही नहीं है, क्योंकि ज़ीरो कूपन बॉन्ड जो रहता है ये डिस्काउंट पे ही इशू होते हैं। आपको पता ही होगा कि अगर सपोज ये फेस वैल्यू 100 का है तो ये इशू हुआ रहेगा से एट द रेट ऑफ ₹90, और जब भी इसका रिडम्पशन होगा तो ₹100 वापस मिलेंगे। तो वही है कि जो ₹10 है ये आपका इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया, जो बीच में देना नहीं पड़ता है, ये डिस्काउंट पे ही इशू हुआ रहता है, इसके लिए इसे ज़ीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। मतलब यहाँ पे बीच में कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होने वाला है। यूजुअली गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो ज़ीरो कूपन बॉन्ड के हिसाब से इशू होते हैं। नेक्स्ट, इफ़ द कूपन ऑफ द बॉन्ड इंक्रीजेज द मॉडिफाइड ड्यूरेशन विल डैश अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है। देखिए, मॉडिफाइड ड्यूरेशन मेजर क्या करता है? मॉडिफाइड ड्यूरेशन ये मेजर करता है कि हाउ सेंसिटिव द बॉन्ड प्राइस इज़ टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। मतलब बॉन्ड की जो प्राइस होती है और इंटरेस्ट रेट होता है, इसमें एक रिलेशनशिप होता है। ये रिलेशनशिप कैसा है? तो बॉन्ड प्राइस मतलब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस जो है वो घटती है, जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो बॉन्ड प्राइस जो है वो बढ़ती है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है ही। अभी यहाँ पे 2 टाइप के इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं, हायर इंटरेस्ट रेट एंड लोअर इंटरेस्ट रेट। अब एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। से फॉर एग्जाम्पल एक बॉन्ड है और इसके ऊपर कूपन मिल रहा है से 10% का, और एक बॉन्ड है जिसके ऊपर कूपन मिल रहा है से 6% का। अच्छा, ये 5 ईयर्स के मैच्योरिटी वाले हैं और ये भी 5 ईयर्स के मैच्योरिटी वाले हैं। यहाँ पे फेस वैल्यू जो है ये है से 1000, यहाँ पे भी फेस वैल्यू जो है वो 1000, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि अदर थिंग्स रिमेन्स दी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है जिसके पैसे मतलब आपको, जैसे यहाँ पे अगर ये हायर कूपन वाला बॉन्ड है तो आपको जैसे ₹100 मिलेगा, ओके, 100, 100, 100, 100 एंड 100 प्लस 1000, ओके। तो आप अगर देखोगे तो 4 साल तक तो आपको 100 करके 400 मिल ही गए, प्लस आगे जो थाउजेंड्स है, मतलब ये तो 100 प्लस 1000 करके 1500 ओवरऑल आपको मिलने वाले हैं, है कि नहीं? लेकिन ये 1500 मिलने के जो चांसेस है वो थोड़ा जल्दी होगा, मतलब 5 साल के पहले ही आप ये पैसा जो है वो रिकवर कर लोगे। कौन सा पैसा? ये ₹1000 जो फेस वैल्यू आपने पे की है। जबकि अगर सपोज़ आप ये लोअर कूपन वाले बॉन्ड है जहाँ पे आपको मिल रहे हैं 60, 60, 60, 60, 60 प्लस 1000,
तो ये भी आपको मिल जाएगा 5 साल के अंदर, लेकिन रिलेटिवली ये वाला जो 1000 रुपीज़ है जो हायर कूपन वाले बॉन्ड के साथ है, ये ड्यूरेशन एज़ कम्पेयर टू 60 रुपीज़ जिसके सामने मिल रहे हैं उससे कम रहेगा। तो हो सकता है आपके जो ये 1000 रुपये है वो रिकवर होने के लिए 4 साल और कुछ 5 महीने या 4 महीने लग सकते हैं, लेकिन वहीं पे जब भी आप ये 60 रुपीज़ लेके चल रहे हो तो यहाँ पे ये मिलने के लिए हो सकता है आपको 4 साल और 6 महीने या 7 महीने लग जाए। ये कैलकुलेशन हम इसमें नहीं जा रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि बॉन्ड का अगर रेट या इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा हुआ रहता है तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो है वो घटता है। मतलब यहाँ पे आपका जो रिकवरी होती है आपके फेस वैल्यू की वो फास्टर होगी अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो इफ़ द कूपन ऑफ द बॉन्ड इंक्रीजेज इट्स मॉडिफाइड ड्यूरेशन विल डिक्रीज, अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोल ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का जो काम था वो काम ही था फॉर द रिस्क मैनेजमेंट, वो हेजिंग पर्पज़ के लिए आया था। तो करेक्ट या मोस्ट रेलिवेंट आंसर हो जाता है रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव हैज़ अ लार्जेस्ट मार्केट साइज ग्लोबली। आपको शायद सुन के विश्वास नहीं होगा, लेकिन अगर ग्लोबली बात करें तो लार्जेस्ट मार्केट साइज इन डेरिवेटिव्स है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। लाइक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स IRD में स्वैप है या फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, इन सभी के डेरिवेटिव्स हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स जो है वो ट्रेड होते हैं। देखिए, अगर BIS दैट इज़ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का अगर हम डेटा देखते हैं तो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स जो है वो अकाउंट करते हैं ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ग्लोबल डेरिवेटिव मार्केट। मतलब जितने डेरिवेटिव मार्केट मतलब डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो फ्लोट हो रहे हैं उसमें से 70% जो प्रोडक्ट है या 70% कॉन्ट्रैक्ट जो है वो IRD में बनते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट की बात करो या बैंक्स की बात करो, कॉर्पोरेट हाउसेस की बात करो या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करो, सभी लोग जो है जो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो है वो इशू करते हैं। अभी ये जो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के साथ ये डायरेक्टली इसका कनेक्शन किसके साथ है, तो इंटरेस्ट रेट के साथ है। अभी अगर इस इंटरेस्ट रेट को घटना या बढ़ना उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके बॉन्ड के प्राइस के ऊपर आता है। अगर मुझे हेज करना है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव का सबसे बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि जो हम देखते हैं इक्विटी मार्केट या इसके बारे में हमें इतना ज़्यादा समझ में आता है कि इक्विटी मार्केट इतना ज़्यादा चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा मार्केट जो है एक्चुअली बॉन्ड मार्केट है, इक्विटी मार्केट उसके सामने बहुत छोटा मार्केट है। तो अगर हम यहाँ पे क्विक कंपैरिजन देखते हैं तो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स लार्जेस्ट शेयर एंजॉय करता है। उसके बाद आता है हायरार्की में करेंसी डेरिवेटिव्स, फिर आते हैं इक्विटी डेरिवेटिव्स। येस, आपको शायद सरप्राइज़ हो जाएगा क्योंकि हम तो NSE और BSE के ऊपर उसी की बात करते हैं, मतलब ऑप्शंस और फ्यूचर्स एंड मतलब निफ्टी का इन ऑप्शंस, निफ्टी के फ्यूचर्स और वो सब चीज़ें, बट ऐसा नहीं है। और इस लिस्ट में सबसे लास्ट या लीस्ट जो ट्रेड होते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स के। तो ये स्मॉलेस्ट साइज़ है ग्लोबली। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स जो है वो इतना डोमिनेट नहीं कर रहे हैं। इंडिया की अगर सिचुएशन देखो तो थोड़ा डिफरेंट है। इक्विटी डेरिवेटिव्स दैट इज़ FNO सेगमेंट जो है यहाँ पे लार्जेस्ट शेयर एंजॉय करता है। जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इसके डेरिवेटिव्स आपको मतलब ये बहुत मोस्ट ट्रेडेड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। NSE जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज है बाय कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड, मेनली बिकॉज ऑफ द इंडेक्स ऑप्शंस एंड इंडेक्स फ्यूचर। करेंसी जो है, अगर हम इंडिया की बात करें करेंसी डेरिवेटिव की, ये एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे इक्विटी FNO के सामने इसका साइज़ बहुत ही छोटा है। मोस्टली जो है ये जो करेंसी डेरिवेटिव्स है वो यूज़ किया जाता है बाय एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स एंड बैंक्स फॉर हेजिंग देयर फॉरेक्स रिस्क। जो यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि USD INR, यूरो INR, GBP INR या JPY INR के हिसाब से यहाँ पे इसमें ट्रेड होते हैं। मतलब ये करेंसी पेयर्स है जो इंडिया में ट्रेड होते हैं। फिर आता है आपका कमोडिटी डेरिवेटिव्स। यहाँ पे ट्रेड जो है मतलब कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो है वो ट्रेड होते हैं ऑन MCX एंड NCDEX। तो यहाँ पे बिग जो यहाँ पे ट्रेड होते हैं, मतलब बिग मूव्स जो आपको देखने के लिए मिलते हैं या ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो देखने के लिए मिलते हैं वो मिलते हैं क्रूड ऑयल में, गोल्ड, सिल्वर, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ है। लेकिन डेफिनेटली ये इक्विटीज़ से कम है। और सबसे कम इंडिया में, मतलब वर्ल्ड वाइड भले ही इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में इसके कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही कम है।
स्टिल वेरी स्मॉल इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट। यहाँ पे लिक्विडिटी भी बहुत कम दिखती है, और अगर आप इसकी ऑप्शन चेन ओपन करते हैं एनएससी के मार्केट डेटा में जाके, अगर आप ऑप्शन चेन चेक करते हैं इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली आज के तारीख में एज ऑफ नाउ, मतलब आज जब भी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो लिक्विडिटी भी यहाँ पे बहुत कम है। हाँ, जो IRD दैट इज़ जो स्वैप वगैरह होते हैं या इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड्स वगैरह जो यहाँ पे ट्रेड होते हैं इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में, ये OTC टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट है, OTC टाइप के जो प्रोडक्ट्स है, वो ज़्यादा यहाँ पे चलते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट। हमने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंसिवली यहाँ पे डिस्कस कर लिया है ताकि आपको आइडिया आ जाए कि ग्लोबली कैसे चल रहा है ये और इंडिया में कैसे चल रहा है। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं और ये हम पढ़ रहे हैं इन ISM 13 विद द इंटेंशन कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड का जो बहुत बड़ा एक्सपोजर जो है वो अगेन बॉन्ड की तरफ रहता है। तो यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड्स अपना पोजीशन हेज करते हैं और अपना मतलब ये रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस प्रोडक्ट को देखते हैं, तो यहाँ पे आप ओवर द टाइम अच्छा खासा मोमेंट या वॉल्यूम जो है वो देखने के लिए हमें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, दैट इज़ एक्सचेंज ट्रेडेड प्लेटफॉर्म पे भी देखने के लिए मिल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट, डैश टेक पोजीशन इन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स रिड्यूस इंटरेस्ट रेट रिस्क, हेजर्स, स्पेक्यूलेटर्स, आर्बिट्राजर्स, नन ऑफ द अबव। जब भी हम हेज करने की जब भी हम रिड्यूस इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करते हैं, जब भी मतलब कोई भी डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट जो है या पोजीशन क्रिएट की जाती है विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क, तो इसी को हम बोलते हैं हेजिंग। तो हेजर्स जो है दे टेक पोजीशन इन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट रिस्क। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। तो फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट जिसको हम FRA कहते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट रेट स्वैप हो गए, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स हो गए, सभी जो है मतलब ये तीनों चीज़ें जो है वो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के कैटेगरी में आती है। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट क्या होता है, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज़। यूजुअली यहाँ पे जो है लॉक इन हो जाता है इंटरेस्ट रेट। ओके, सो लॉक इन होता है इंटरेस्ट रेट फॉर द फ्यूचर बोरोविंग्स या हेजिंग के लेंडिंग के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो एक कंपनी है और उसको डर क्या हो सकता है कि अगर उसे लोन लेना है तो हो सकता है मतलब उसको आज पैसे नहीं चाहिए, उसको पैसे चाहिए एक कंपनी को सिर्फ 3 मंथ्स के बाद। लेकिन उसे लगता है कि अरे अभी अगर RBI का कोई मॉनेटरी पॉलिसी आती है और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है तो मेरा लोन का बर्डन बढ़ जाएगा। तो इसके लिए ये क्या करता है, मतलब वो जो कंपनी है वो एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद दैट इज़ यहाँ पे FRA फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। इसमें अगर वो एंटर करता है विथ एनी बैंक और वो सोचता है कि भाई मैं फिक्स्ड रेट 6% या 8% के ऊपर जो है 3 महीने के बाद आके लोन लूँगा, तो ये दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हुआ है। कोई इसके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कंपनी और बैंक के बीच के अंडरस्टैंडिंग में। अभी अगर कल जाके अगर इंटरेस्ट रेट 8% से 9% भी हो जाता है तो भी बैंक कॉम्पनसेट करेगा फॉर द 1% डिफरेंस। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, ये भी एक इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव का ही पार्ट है। अभी इंटरेस्ट रेट स्वैप कैसे काम करता है, तो यहाँ पे 2 पार्टीज़ होती है A और B, और ये इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही स्वैपिंग हो रहा है। मतलब यहाँ पे A जो है ये एक व्यू लेके बैठा हुआ है कि मैं फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर काम करने को तैयार हूँ, और B जो है व्यू लेके बैठा हुआ है कि ये जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट रहता है इसके साथ में जाने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे जो भी नोशनल अमाउंट होगा, से 100 करोड़ का नोशनल अमाउंट होगा, तो ये 100 करोड़ के नोशनल अमाउंट के ऊपर आफ्टर सर्टन पीरियड, मे बी आफ्टर एवरी 2 मंथ्स, जैसे भी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी RBI की, वो हिसाब से इंटरेस्ट रेट जो है वो चेक किया जाएगा। फिक्स्ड A को चाहिए, B को फ्लोटिंग चाहिए, और जो भी उनका एक मिडिल रेट होगा उसके सामने कौन प्रॉफिट में है या कौन लॉस में, वो चेक किया जाएगा। नोशनल अमाउंट के सामने जो है मल्टीप्लाई होगा, जितना भी डिफरेंस है, से 0.5% का डिफरेंस आ गया है और यहाँ पे ये B के फेवर में जा रहा है और ये 2 महीने का है, तो 2/12 वो हिसाब से जो भी अमाउंट होगी वो A को, अगर ये B के फेवर में गया तो A को ये पैसा देना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर आपको ज़्यादा नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगा कि स्वैप कैसे काम करते हैं, एक तो हमने कोर्स में कवर किया हुआ है, तो वो वीडियो तो आप डेफिनेटली देख ही सकते हैं। एक हमने यूट्यूब पे भी इसका डिटेल वीडियो डाला है, उसे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स जो है ये तो आपको पता ही है, ये जो होते हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, मतलब ये एक्सचेंज के ऊपर जो है वो ट्रेड होते हैं।
तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होंगे जहाँ पे पार्टी अग्री करती है टू बाय और सेल, बट ये नोशनल गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं। मतलब ये मतलब कोई गवर्नमेंट बॉन्ड यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं होता है, सेटलमेंट होता है लेकिन कैश में होता है, कोई डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये नोशनल गवर्नमेंट बॉन्ड होता है या ट्रेजरी सिक्योरिटी होती है, और ये फ्यूचर डेट के लिए आज के टुडेज अग्रीड टाइप प्राइस के ऊपर जो है वो ट्रेड होते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड है और उनके पास लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है, और उनको डर क्या हो सकता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इनके जो बॉन्ड्स है उनकी वैल्यू जो है वो घट सकती है। तो यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, ये सेल कर सकते हैं। ओके, पहले ही अगर वो सेल करके रखते हैं हायर प्राइस पे, फिर जब ये लोअर आ जाएगा तो यहाँ पे वो बाई करेंगे, और ये करके वो अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे बॉन्ड प्राइस फॉल भी हो जाती है तो भी उनको यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा, ऑफसेट हो जाएगा बाय प्रॉफिट इन दी फ्यूचर। तो ये स्टैंडर्डाइज टाइप के रहते हैं और ये एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं। तो येस, all of the above are going to be your interest rate derivatives। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया, इंटरेस्ट रेट स्वैप हमने पहले ही बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है अपने कोर्स में, और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स तो आपको पता ही है कि एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तभी बॉन्ड की वैल्यू घटती है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, डैश आर डेरिवेटिव्स विद अंडरलाइंग अ थियोरेटिकल बॉन्ड एंड नॉट अ फिजिकल बॉन्ड। अभी हमने बात की, ये यूजुअली जो रहता है यहाँ पे कोई भी ये कैश सेटलमेंट होता है। कौन सा, इंटरेस्ट रेट के जो फ्यूचर्स होते हैं इसका कैश सेटलमेंट होता है। तो यहाँ पे ये थियोरेटिकल बॉन्ड है, मतलब कोई प्रैक्टिकल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे कोई फिजिकल बॉन्ड जो रहते हैं इसमें यहाँ पे ट्रेड नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा हो सकता है, तो नोशनल बॉन्ड फ्यूचर्स। ओके, दोज आर डेरिवेटिव्स विद अंडरलाइंग एज थियोरेटिकल बॉन्ड एंड नॉट अ फिजिकल बॉन्ड। अभी जब हम नोशनल बॉन्ड की बात करते हैं तो उनके फीचर्स क्या है, मतलब ये कैसे दिखते हैं। तो ये जो बॉन्ड होते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं विद फिक्स्ड फीचर्स। अभी इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसका एक फीचर ये है कि इसकी जो मैच्योरिटी होती है ये 10 ईयर्स की होती है। ओके, उसके बाद इसका जो फिक्स्ड कूपन है, ओके, ये होता है 6% का, और इसकी जो फेस वैल्यू होती है ये नोशनल बॉन्ड की, ओके, हाइपोथेटिकल बॉन्ड जिसे हम कहेंगे, ये होता है 100 रुपीज़ का। तो ट्रेडर्स जो है यहाँ पे कोई भी बॉन्ड डिलीवर नहीं करते हैं या कोई भी बॉन्ड उनको मिलता नहीं है एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। इनफैक्ट यहाँ पे क्या होता है, सेटलमेंट जो होता है वो कैश में होता है बेस्ड ऑन दी बेंचमार्क। तो लाइक गवर्नमेंट का जो एक्चुअल बेंचमार्क है उसके सामने जो इसका मैचिंग होगा या उसका कंपेयर किया जाएगा, और वो हिसाब से जो प्रॉफिट जो है वो शेयर किया जाएगा या लॉस होगा वो बेयर करना पड़ेगा। तो दिस इज़ यूज्ड ग्लोबली। अगर आप देखें तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है या यूरो बॉन्ड फ्यूचर्स है, ये सब जगह पे ऐसे ही जो आपका नोशनल बॉन्ड फ्यूचर्स जो है ये ट्रेड होते हैं। इवन इंडिया में भी यही सीन है कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स दैट इज़ IRS जो है ये ऐसे ही ट्रेड होते हैं, जहाँ पे अंडरलाइन जो है वो नोशनल 10 ईयर्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सेटलमेंट मेथड फॉर 91 डे टी बिल फ्यूचर्स। तो यहाँ पे 91 डे का जो टी बिल फ्यूचर्स है उसका सेटलमेंट जो है वो भी कैश में ही होता है, और जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लास्ट ट्रेडिंग डे फॉर कैश सेटल्ड 10 ईयर बॉन्ड फ्यूचर्स। तो जो सेटलमेंट डेट है फॉर कैश सेटल्ड 10 ईयर बॉन्ड फ्यूचर्स जो होता है, अगेन यहाँ पे कैश सेटल लिखा हुआ ही है, वो होता है लास्ट थर्सडे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मंथ। जो भी कॉन्ट्रैक्ट मंथ है उसके लास्ट थर्सडे को ये कैश सेटल्ड होते हैं, मतलब यहाँ पे इसका एक्सपायरी जो है वो लास्ट थर्सडे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मंथ रहने वाला है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग। कितने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है ये कहाँ से पता चलता है, तो ये हमें पता चलता है पर्टिकुलरली ओपन इंटरेस्ट से। देखिए, ओपन इंटरेस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ओपन इंटरेस्ट से ये पता चलता है कि टोटल कितने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अभी तक एक्टिव है, मतलब स्क्वायर ऑफ नहीं हुए हैं। तो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट पता करने के लिए या नॉट येट स्क्वायर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता करने के लिए हमें ओपन इंटरेस्ट जो है वो देखना पड़ता है। अभी इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में कितना पार्टिसिपेशन है और कितनी लिक्विडिटी है, बोथ लॉन्ग पोजीशन है या शॉर्ट पोजीशन है,
दोनों के सामने कोई ना कोई, अगर हमने लॉन्ग पोजीशन ली है मतलब किसी ने बाय किया है, तो सामने किसी ने सेल किया होगा तभी वो बाय करेगा, और किसी ने अगर सेल किया है तो कहीं ना कहीं सामने बाय भी हुआ रहेगा। मतलब बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन टुगेदर क्रिएट ओपन इंटरेस्ट। देखिए एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। एक ट्रेडर है ए जो है बायर, ओके, मतलब उसने बाय किया है। एक ट्रेडर है बी जो है सेलर, जो उसने सेल किया है। तो एक ओपन इंटरेस्ट कितना बना, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बना एक कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट अभी तक आउटस्टैंडिंग है। ए ने बाय किया है, बी ने सेल किया है, लेकिन ए ने अभी तक अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की है। अभी एक पोजीशन है सी ने सेल किया हुआ है और डी ने बाय किया हुआ है। यहाँ पे और एक ओपन इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। मतलब टोटल ओपन इंटरेस्ट कितने हो गए, टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हो गए 1 + 1 0 2 ओपन इंटरेस्ट जो है, मतलब 2 कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे अभी तक जो है स्क्वायर ऑफ नहीं हुए हैं। एक ने बाय किए हैं तो ए ने बाय किया, तो बी ने सेल किया है, सी ने सेल किया है, तो डी ने बाय किया हुआ है। अभी यहाँ पे तीसरे केस में इफ़ ट्रेडर ए सेल्स हिज कॉन्ट्रैक्ट बैक, यहाँ पे ए ने कॉन्ट्रैक्ट जो है बाय जो किया था इसको सेल किया, और ये जो सी को सेल किया, मतलब सी ने भी अपना पोजीशन जो है वो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया बाय करके, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो गया। मतलब यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट जो है वो कट गया, और अभी सिर्फ एक ओपन इंटरेस्ट जो है वो बाकी है, जो बी और डी या और भी कोई अगर पार्टिसिपेंट रहेगा उनके साथ उनको स्क्वायर ऑफ करने का है। मतलब ओपन इंटरेस्ट जो है टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में कितने हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो बताता है। नेक्स्ट, person goes short in future contract at ₹100 and on expiry underlying price is ₹101। अच्छा, उसने 100 पे शॉर्ट किया था, मतलब उसका इंटेंशन था कि नीचे जाएगा, लेकिन ये नीचे नहीं गया, ये ऊपर गया, मतलब यहाँ पे उसको लॉस हो गया। ऊपर कितना गया 101, मतलब यहाँ पे उसको ₹1 का लॉस हुआ है। सो ऑप्शन देखते हैं, ही मेड अ लॉस ऑफ रुपीज़ और ₹1। Next, step number 4, if participant buy 10 lot of single bond future at ₹99, then the contract value कितनी होगी। हमें contract value कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए पहले तो हमें ये देखना है कि contract value कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे फॉर्मूला क्या होगा, contract value इक्वल टू प्राइस ऑफ फ्यूचर जो है 99 मल्टीप्लाइड बाय लॉट जो है 10 मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज़। तो यहाँ पे इंडिया का जो लॉट साइज़ है वो है 2000 बॉन्ड्स का एज पर NSE स्पेसिफिकेशन फॉर बॉन्ड फ्यूचर्स। तो अभी इसकी वैल्यू क्या होगी, 99 × 10 × 2000 कम्स टू 19,80,000। इसको बस अभी आपको मैच करना है 19,80,000 के साथ। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो गई 19,80,000। नेक्स्ट, द प्राइस विच ऑप्शन बायर पेज टू ऑप्शन सेलर टू अक्वायर द राइट इज कॉल्ड एज। ऑप्शन बायर जो है वो पे कर रहा है टू ऑप्शन सेलर टू अक्वायर द राइट टू बाय एट अ स्पेसिफिक प्राइस, दैट इज स्ट्राइक प्राइस, दैट इज नोन एज प्रीमियम। जो पे करता है वो होता है प्रीमियम। नेक्स्ट, ऑप्शन बायर फेसेस एंड ऑप्शन सेलर फेसेस। ओके, यहाँ पे लॉस रिस्क जो है वो कितनी है, तो ऑप्शन बायर की जो रिस्क होती है ये लिमिटेड होती है टू द प्रीमियम पेड। तो यहाँ पे लिमिटेड दो ऑप्शंस है, ठीक है। और ऑप्शन जो सेलर होता है उसका जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है, क्योंकि अगर ऑप्शन सेलर का जो उसका जो व्यू है वो अगर गलत चला जाता है तो हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा लॉस भी है वो फेस करना पड़े, और वो उसका ऑब्लिगेशन है, क्योंकि अगर ऑप्शन बायर अगर वो एक्सरसाइज करने के लिए आता है तो ऑप्शन सेलर का वो ऑब्लिगेशन है कि उसको वो प्राइस पे जो उसने डिटरमिन किया है, डिसाइड किया हुआ था, जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर उसको देना। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर का लॉस जो है वो लिमिटेड रहेगा, लेकिन ऑप्शन सेलर का जो लॉस या रिस्क जो है वो अनलिमिटेड रहेगी। नेक्स्ट, एन ऑप्शन इज डैश इफ़ ऑन एक्सरसाइजिंग इट द ऑप्शन बायर गेट्स नेगेटिव कैश फ्लो। ओके, एक ऑप्शन जो है अगर एक्सरसाइज करने का आप सोचो, मतलब एक कॉल ऑप्शन है, ओके, और ये कॉल ऑप्शन से लिया हुआ है आपने 100 के ऊपर, और अगर आप उसको अभी मतलब ये स्पॉट में ये आपका स्ट्राइक प्राइस है, 100 का स्ट्राइक प्राइस है, और स्पॉट यहाँ पे से चल रहा है 98 का,
तो आप अगर इसको एक्सरसाइज करना चाहो तो क्या आप करोगे? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है आउट ऑफ द मनी है। मतलब ये आउट ऑफ द मनी होने की वजह से यहाँ पे आपका जो कैश फ्लो है ये पॉजिटिव है ही नहीं, ये कैश फ्लो ऑलरेडी नेगेटिव है। मतलब आप पहले से ही -2 के नुकसान में। लेकिन -2 का नुकसान नहीं होगा, आपने जितना भी पे किया है प्रीमियम उतना आपको नुकसान हो सकता है। मतलब अगर सपोज़ आपने यहाँ पे प्रीमियम पे किया है 5 रुपीज़ का, तो आपका कॉल स्ट्राइक आपने लिया है 100 पे, स्पॉट जो है वो 98 पे है, और यहाँ पे अगर आप स्क्वायर ऑफ करते हैं पोजीशन तो आपका नुकसान जो है वो मैक्सिमम 5 रुपीज़ का होगा। ये आउट ऑफ द मनी इसके लिए है क्योंकि एक्सरसाइज करने के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव कैश फ्लो है। 100 माइनस 98 गिव्स यू -2। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक जो है ये ऊपर है और स्पॉट जो है वो स्ट्राइक के नीचे है इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। तो आंसर इज आउट ऑफ द मनी एंड ऑप्शन इज डैश इफ एन ऑन एक्सरसाइजिंग इट। अभी एक्सरसाइज करना चाहो तो ऑप्शन बायर को नेगेटिव कैश फ्लो मिलता है। नेगेटिव कैश फ्लो 100 का 98 मिल रहा है, मतलब 100 का स्ट्राइक पे 98 मार्केट में अभी प्राइस चल रही है, तो ये कैश फ्लो नेगेटिव है। इसी को हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन प्रीमियम एंड इंट्रिंसिक वैल्यू इज। ऑप्शन प्रीमियम is a combination of intrinsic value plus time value। तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू मिलके ऑप्शन प्रीमियम होता है। तो जब इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल दोगे, डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पे? इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। करेक्ट आंसर इज टाइम वैल्यू। नेक्स्ट, participant buy a put option with a strike price 98.50। 98.50 का पुट ऑप्शन जो है वो बाय किया हुआ है, ठीक है। मतलब प्रीमियम आपने कुछ पे किया रहेगा, कितना किया है? 0.20 का। इंटेंशन क्या था? मतलब आपका आउटलुक क्या था? आपको लग रहा था कि आपको ये नीचे जाएगा। क्या ये नीचे गया? नहीं, ये उतना ही रहा 98.50 पे। बॉन्ड प्राइस कितनी रही एक्सपायरी के टाइम पे? 98.50 पे। तो क्या आपको यहाँ पे नुकसान हुआ? यस। आपने सोचा था नीचे जाएगा, ये नीचे नहीं गया, ये इतना ही रहा है। मतलब आपका ये जो प्रीमियम है ये मैक्सिमम आपका नुकसान है 0.20। तो आपका लॉस ऑफ ₹0.20 इज़ योर लॉस। मतलब ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। वापस एक बार पढ़ते हैं। पार्टिसिपेंट बाय अ पुट ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस 98.50। प्रीमियम पे किया है 0.20 का। एक्सपायरी के टाइम पे प्राइस जो है 98.50 थी। सोचा था नीचे आएगी लेकिन उतनी ही रह गई। मतलब आपका ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो आपका मैक्सिमम लॉस है।